नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D एनिमेशन की हेल्प से कि VFD जो है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल लोड जो होते हैं जैसे कि पंप, फैन, ब्लोअर, HVAC, वो सभी इक्विपमेंट्स जो है वो मोस्टली ड्रिवन होते हैं इंडक्शन मोटर से। सो इस टाइप के लोड्स जो मैकेनिकल लोड है उसकी स्पीड हमें कंट्रोल करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो कंट्रोल होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि VFD की हेल्प से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि VFD जो है वो कैसे वर्क करता है, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है। सो सबसे पहले जैसे ही आप ये देख रहे हो, ये जो है वो HMI डिस्प्ले है यानी कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिस्प्ले है, जहां से हम VFD में पैरामीटर सेट कर सकते हैं, सेटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड कितनी चल रही है, करंट कितना चल रहा है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेट्रा। ऐसी चीज आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, जिसके लिए ये HMI डिस्प्ले रहता है। जैसे ही हम ये ऊपर का कवर रिमूव करते हैं और उसके अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले जो यूनिट आएगा, इस यूनिट को बोलते हैं रेक्टिफायर यूनिट। एंड ये जो रेक्टिफायर यूनिट जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सर्किट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, जिसमें 3 फेज इनपुट सप्लाई जो है वो डायरेक्टली रेक्टिफायर यूनिट में आएगा एंड उसका जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली बनेगा DC। इससे जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो प्योर DC नहीं रहेगा, जिसमें कुछ रिपल्स भी रहेंगे, यानी कि ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट रहेगा वो पल्सेटिंग DC रहेगा कुछ इस प्रकार से। सो ये जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट निकला वो डायरेक्टली जाएगा सेकेंड यूनिट, सेकेंड जो कंपोनेंट है जिसे बोलते हैं कैपेसिटर बैंक या तो फिर DC बस भी बोला जाता है, जिसका मेन पर्पस जो है वो है स्मूथनिंग एंड फिल्टरिंग करने का। ये जो पल्सेटिंग DC सप्लाई जो है उसको ये जो कैपेसिटर जो है वो क्या करता है कि उसको प्योर DC में बनाने का काम करता है, यानी कि ये ऐसा फिल्टर वर्क करता है। ये जो DC बस जो है उसका आउटपुट कुछ इस तरह से प्योर DC आपको मिलेगा। उसके बाद ये DC आउटपुट जो है वो जाएगा डायरेक्टली आपके थर्ड कंपोनेंट में, जो है ये इन्वर्टर मॉड्यूल, जो IGBT से बना रहता है। एंड ये जो इन्वर्टर मॉड्यूल है वो डायरेक्टली आपकी ये DC सप्लाई जो है उसको AC सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो AC सप्लाई है वो डायरेक्टली फीड होता है इंडक्शन मोटर में। सो ये इन्वर्टर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें जैसे ही हमने आगे बात की है कि जो इन्वर्टर का इनपुट होगा वो DC होगा और जो आउटपुट है वो यहाँ पे ये तीनों लिंक में से निकल के RYB 3 फेज बनेंगे। और ये जो आउटपुट निकले इन्वर्टर के वो डायरेक्टली जाएंगे इंडक्शन मोटर में, और यही आउटपुट को हम VFD का भी आउटपुट बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ओके, AC टू DC, DC टू AC तो हमने कर लिया, बट इंडक्शन मोटर में स्पीड कैसे वेरी होगा, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है वो मेन कंट्रोल कार्ड है, जिसके अंदर मेन कंट्रोलर कार्ड, IO कार्ड यानी कि इनपुट आउटपुट कार्ड जो रहता है वो, और इसमें गेट ड्राइवर कार्ड, IGBT गेट ड्राइवर कार्ड, तीनों कार्ड रहते हैं। तो चलो वन बाय वन उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। ये जो मेन कंट्रोल कार्ड है वही मास्टरमाइंड है पूरा VFD का। जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन है उसको जनरेट करता है, PWM को जनरेट करता है, और ये PWM सिग्नल को उस हिसाब से जनरेट करता है जिस हिसाब से आपको इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, उस हिसाब से। फिर ये जो PWM जनरेट किया हुआ है मेन कंट्रोल कार्ड ने वो डायरेक्टली जाएगा आपका ये गेट ड्राइवर कार्ड में, जो IGBT का गेट है उसको कंट्रोल करता है। तो गाइस, जैसे ही मेन कंट्रोल कार्ड है वो कमांड देगा वो डायरेक्टली जाएगा ये गेट ड्राइवर कार्ड में, और ये गेट ड्राइवर कार्ड जो है वो क्या करेगा कि ये जो आपका इन्वर्टर है उसके जो IGBTs है उसका गेट जो है वो कंट्रोल करेगा। यानी कि इसका गेट कुछ इस तरह से कंट्रोल करेगा कि वो डायरेक्टली आपका जो ये इन्वर्टर का आउटपुट है वो डायरेक्टली प्लस और माइनस, यानी कि आप उसको राइज भी कर सकते हो आउटपुट को और उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दोनों आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप ये इन्वर्टर मॉड्यूल जो है उसके IGBT है उसका गेट ट्रिगरिंग चेंज करोगे, उस हिसाब से डायरेक्टली आपका VFD का आउटपुट भी चेंज होगा। फिर लास्ट में गाइस ये जो कार्ड है वो है IO कार्ड, यानी कि इनपुट आउटपुट कार्ड, जिसके अंदर मल्टीपल एनालॉग इनपुट कार्ड रहेंगे, आउटपुट कार्ड रहेगा, डिजिटल इनपुट रहेंगे, डिजिटल आउटपुट कार्ड रहेंगे, रिले कार्ड रहेगा। सो जैसे ही गाइस ये जो IO कार्ड है उसको रेफरेंस मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडक्शन मोटर है वो 50 हर्ट्ज पे रेटेड 50 हर्ट्ज है, तो जैसे ही कोई 50 हर्ट्ज डायरेक्टली इसको रेफरेंस देगा तो पहले ये IO कार्ड में आएगा। तो ये IO कार्ड क्या करेगा कि उसको पता चलेगा कि 50 हर्ट्ज पे हमें यानी कि फुल स्पीड पे इंडक्शन मोटर को चलाना है, तो वो IO कार्ड में जो रेफरेंस मिला एक्सटर्नली वो रेफरेंस को डायरेक्टली IO कार्ड है वो डायरेक्टली दे देगा मेन कंट्रोलर कार्ड को। तो ये मेन कंट्रोलर कार्ड उस हिसाब से PWM जनरेट करेगा, और ये PWM जनरेट जो हुआ है वो डायरेक्टली गेट ट्रिगर ड्राइवर को देगा, और गेट ट्रिगर उस हिसाब से होगा
और वो गेट ड्राइवर जो जनरेट करेगा सिग्नल वो डायरेक्टली आपके आईजीबीटी में जाएगा और आईजीबीटी उस हिसाब से स्विचिंग करके आपका आउटपुट जो है वो रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली जनरेट करेगा और इंडक्शन मोटर को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी इंडक्शन मोटर है वो रेटेड स्पीड पे घूमेगी। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल किसी को डायरेक्टली रिड्यूस कर देना है 50% स्पीड को, तो वो डायरेक्टली जैसे ही एक्सटर्नली 50% रेफरेंस देगा तो क्या होगा कि ये जो आईओ कार्ड है वो सेंस करेगा कि भाई 50% रेफरेंस दिया है, यानी कि आधा रेफरेंस कर दिया है। तो क्या करेगा वो डायरेक्टली जो रेफरेंस मिला वो डायरेक्टली मेन कंट्रोलर कार्ड को दे देगा और मेन कंट्रोलर कार्ड जो है वो क्या करेगा कि डायरेक्टली 25 हर्ट्ज कर देगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज रेटेड है तो वो 25 हर्ट्ज डायरेक्टली उसका जो आउटपुट है वो चेंज करके गेट ड्राइवर कार्ड को देगा और गेट ड्राइवर कार्ड जो है वो क्या करेगा कि उस हिसाब से पीडब्ल्यूएम जो है वो डायरेक्टली गेट आईजीबीटी की गेट को सिग्नल देगा और उस हिसाब से आईजीबीटी स्विचिंग करेगा और डायरेक्टली इन्वर्टर का जो आउटपुट यानी कि वीएफडी का जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोपोर्शनली रिड्यूस होगा और इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी। तो कुछ इस तरह से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की जो है वो वर्किंग होती है, जिसमें ये रेक्टिफायर मॉड्यूल, डीसी बस, इन्वर्टर मॉड्यूल और कंट्रोल कार्ड, मेन कंट्रोलर कार्ड, आईजीबीटी ड्राइवर कार्ड एंड आईओ बोर्ड, ये इतने मेन पार्ट्स रहते हैं और इतना इसका मेन फंक्शन यही रहता है। वीएफडी के अंदर जो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता क्या है। तो जैसे ही आप इंडक्शन मोटर का स्टार्ट पुश बटन प्रेस करोगे, एलसीएस का स्टार्ट पुश बटन प्रेस करोगे, तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर जो होगा वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में, मतलब कि जब ऑफ कंडीशन में उसका शाफ्ट टॉप कंडीशन में, उस टाइम से लेके वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा और जब तक वो अपनी रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंच जाता, तो वो जो टाइम लेता है, मतलब कि जीरो स्पीड से लेके अपनी रेटेड स्पीड तक पहुंचने का जो टाइम लेता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं और एक्सेलरेशन पीरियड बोलते हैं। एंड गाइस डी एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब भी इंडक्शन मोटर रेटेड स्पीड पे चल रहा है और आप जैसे ही उसके एलसीएस को स्टॉप प्रेस करोगे तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर जो है वो अपने इनर्शिया, मतलब कि जो उसका शाफ्ट का इनर्शिया है या तो फिर मोटर किसी के साथ कनेक्टेड है तो वो उसका इनर्शिया भी काउंट करके उसका शाफ्ट जो है वो अपनी रेटेड स्पीड से लेके जीरो स्पीड तक पहुंचने का जो टाइम लेगा उसको डी एक्सेलरेशन टाइम बोला जाता है, वो उस पीरियड को डी एक्सेलरेशन पीरियड बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो डी एक्सेलरेशन टाइम जो होता है वो डायरेक्टली फीड डीओएल से जो डायरेक्टली फीड होता है इंडक्शन मोटर, उसका वो टाइम हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हो और उसको आप स्टार्ट करोगे तो रेटेड स्पीड तक उसको पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो नेचुरली रहता है, और यानी कि वो उसका जो इंडक्शन मोटर का इनर्शिया है, रोड शाफ्ट का इनर्शिया है प्लस लोड का जो इनर्शिया रहेगा वो काउंट करके वो नेचुरली जो बनता है वही रहेगा। सेम वे डी एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर गाइस आप ये वीएफडी लगाते हो तो वो एक्सेलरेशन टाइम एंड ये जो डी एक्सेलरेशन टाइम, मतलब कि इंडक्शन मोटर को जीरो से लेकर उसकी रेटेड स्पीड तक पहुंचने का टाइम और स्टॉप कंडीशन में रेटेड स्पीड से लेकर जीरो तक पहुंचने का टाइम आप कंट्रोल कर सकते हो, और वो कंट्रोल करने के लिए है वीएफडी में एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम जो है वो होता है। तो चलिए फ्रेंड एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिसे आपको समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड, सपोज आप ऐसा समझिए कि एक इंडक्शन मोटर है जिसकी रेटेड स्पीड जो है वो कुछ अराउंड 3000 आरपीएम है और आपने वीएफडी में उसका जो एक्सेलरेशन टाइम जो है वो आपने 5 सेकंड रखा है, 5 सेकंड रखा है। दैट मीन्स क्या होगा इसकी, जब भी आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट करोगे, जब भी स्टार्ट कमांड दोगे तो क्या होगा कि जैसे ही इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई मिलेगा तो इंडक्शन मोटर क्या करेगा कि ये जो है वो टाइम है और ये जो है वो स्पीड है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट प्रेस किया तो इंडक्शन मोटर क्या करेगा कि ये इसकी यहाँ पे कहीं पे कुछ रेटेड स्पीड है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, ये कुछ रेटेड स्पीड का कर्व है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन दबाओगे तो क्या होगा कि यहाँ तक रेटेड स्पीड तक पहुँचने में, जीरो से लेके उसको रेटेड स्पीड तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो 5 सेकंड ही लगेगा। अगर आपने इंडक्शन मोटर में अगर आपने वीएफडी में 5 सेकंड कन्फिगर किया है तो अगर आपने 10 सेकंड कन्फिगर किया है तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर रेटेड स्पीड तक पहुँचने में 10 सेकेंड लेगी। अगर आपने 15 किया है तो 15 सेकेंड लेगी। तो ये जो कंट्रोलिंग है जो है वो पूरा आपके हाथ में रहता है अगर वीएफडी लगाया है तो। सेम वे गाइस डी एक्सेलरेशन में भी सेम वैसा ही कि सपोज ये मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। सेम वे गाइस हमारा एग्जांपल वही रहेगा कि
3000 आरपीएम का इंडक्शन मोटर है और अब इस बार हमने डी एक्सेलरेशन जो टाइम है वो हमने किया है 5 सेकेंड। तो क्या होगा कि सेम वे ये जो है वो स्पीड रहेगा और ये जो है वो टाइम है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इंडक्शन मोटर को स्टॉप कमांड दोगे, तो जैसे ही स्टॉप कमांड दोगे तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर कुछ स्पीड पे घूम रहा होगा, रेटेड स्पीड के आसपास रोटेट हो रहा होगा। तो जैसे ही आप स्टॉप कमांड दोगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पे आपने स्टॉप कमांड दिया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे स्लो होकर 0 तक आएगा। तो जिस पॉइंट पे आपने स्टॉप कमांड दिया है और जिस पॉइंट पे मोटर का आरपीएम 0 हुआ है, वो टाइम जो है वो आपने यहाँ पे वीएफडी में 5 सेकंड लिखा है, डाला, कॉन्फ़िगर किया है, तो 5 सेकंड में वो 0 तक पहुँच जाएगी। तो कुछ इस टाइप से वीएफडी का एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन टाइम करने से, कंट्रोल करने से मेन जो बेनिफिट्स जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा कि विदाउट वीएफडी क्या होता है कि आप जैसे ही इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर जो है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट करंट लेगा, 6 to 8 टाइम्स ऑफ उसके रेटेड करंट। कि सपोज फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि ये जो है वो एक इंडक्शन मोटर है। अब अगर ये इंडक्शन मोटर डायरेक्टली फीड होती है, डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई आके फीड होती है विदाउट वीएफडी, तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करोगे, तो ये मोटर जो है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंडस्ट करंट लेगी स्टार्टिंग में, 6 to 8 टाइम्स ऑफ। बट गाइस, अगर आपने वीएफडी लगाया है, अगर आपने इनपुट में वीएफडी लगा दिया है, तो गाइस क्या होगा कि जो ये इनरश करंट जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा और आप इंडक्शन मोटर को स्मूथली ऑपरेट कर पाओगे। तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सेलरेशन टाइम कंट्रोल करने से वीएफडी में। और डी एक्सेलरेशन में गाइस क्या होगा कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई लोड जो है उसका इनर्शिया बहुत कम है और इंडक्शन मोटर को आप स्टॉप करते हो, जैसे ही इंडक्शन मोटर को आप स्टॉप कमांड देते हो, तो वो बहुत ही टाइम लेता है अपनी स्पीड को 0 तक लाने के लिए, ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर वो टाइम आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका इंडक्शन मोटर जो है वो अराउंड जितना आपने सेकंड डाला है, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड का आपने डाला है, तो वो 10 सेकंड में आके उसका जो शाफ्ट होगा वो 0 पे आके रुक जाएगा। तो गाइस, जहाँ पे भी फाइन कंट्रोल चाहिए, मतलब कि बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, जहाँ पे प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए वहाँ पे क्या होगा गाइस कि वहाँ पे हमें एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज कन्फ्यूगर करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस क्या है कि प्रिसाइज कंट्रोल में ऐसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी है कि उसमें जैसे ही उसको आप स्टार्ट करते हो तो वो रेटेड स्पीड में कुछ टाइम में आ ही जानी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि उसका पूरा जो साइकिल होगा, पूरा सीक्वेंस होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, वहाँ पे हम ऑलवेज एक्सेलरेशन टाइम जो है वो एज पर एप्लीकेशन कन्फ्यूगर करते हैं। तो जनरली टिपिकली इंडस्ट्री में क्या रहता है गाइस कि अगर फैन एप्लीकेशन है तो हम फैन एप्लीकेशन में कुछ 10 सेकंड के अराउंड प्रोवाइड करते हैं, और अगर पंप एप्लीकेशन है तो उसमें हम एक्सेलरेशन 5 सेकंड के अराउंड प्रोवाइड करते हैं। सेम वे गाइस डी एक्सेलरेशन जो है वो हम अराउंड 10 सेकंड के आसपास प्रोवाइड करते हैं वीएफडी में। बाकी गाइस क्या है कि ऑलवेज डिफर करता है कौन सी एप्लीकेशन है और कौन सी इंडस्ट्री में किस हिसाब से उसका एप्लीकेशन है उस हिसाब से। बट ये मैंने जो दिया वो जनरलाइज वैल्यू दिया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम प्रोवाइड करने से इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट एंड स्टॉप हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं, 0 से लेकर रेटेड स्पीड तक और रेटेड स्पीड से लेकर 0 तक का। सो फ्रेंड्स, अगर आपने डी एक्सेलरेशन जो टाइम है, डी एक्सेलरेशन टाइम अगर आपने वीएफडी में फॉर एग्जांपल बहुत ही कम सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड सिलेक्ट किया, दैट मीन्स क्या होगा इसकी रेटेड स्पीड से 0 तक आने में वो 1 सेकेंड ही लेगा। बट गाइज, अगर ऐसा सिलेक्शन आप करोगे तो वो एक गलत सिलेक्शन है। क्योंकि क्या होगा गाइज कि सपोज आप समझिए कि वीएफडी जो होती है वो क्या होता है कि एक रेक्टिफायर यूनिट, उसमें स्टार्टिंग में रेक्टिफायर यूनिट आता है, फिर उसके बाद डीसी कैपेसिटर आता है, यहाँ पे पहले 3 फेज इनपुट रहेगा, ये जो है वो 3 फेज इनपुट आया, 3 फेज इनपुट से रेक्टिफायर, कैपेसिटर मतलब कि डीसी बस, और फिर बाद में क्या होगा इसकी इन्वर्टर रहेगा, और इन्वर्टर का आउटपुट निकल के डायरेक्टली मोटर में जाता होगा। अब गाइस आपने डी एक्सेलरेशन टाइम है वो ओनली 1 सेकेंड रखा है या तो फिर बहुत कम रखा है,
तो क्या होगा गाइस कि उस टाइम पे जैसे ही आप स्टॉप कमांड प्रेस करोगे तो इंडक्शन मोटर में रीजनरेटिव मोड स्टार्ट हो जाएगा। रीजनरेटिव मतलब कि इंडक्शन मोटर जो है वो अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगी और वो बैक आएगा आपके इन्वर्टर में, मतलब कि आपके ड्राइव में, और आपके ड्राइव में आके कैपेसिटर बैंक, मतलब कि ये जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है, मतलब ये कैपेसिटर डीसी बस वोल्टेज जो है, ये डीसी बस वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। इसकी जो वैल्यू होगी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और काफ़ी बार आपकी वीएफडी जो है वो ओवर वोल्टेज, डीसी बस ओवर वोल्टेज, डीसी बस ओवर वोल्टेज में ट्रिप हुई होगी। तो ऐसी कंडीशन आती है तो अब क्या है कि डी एक्सेलरेशन टाइम को जो है उससे राइज कर सकते हो, और उससे राइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि डी एक्सेलरेशन टाइम अगर आप बहुत ही कम रखते हो तो रीजनरेटिव मोड, जब भी आप स्टॉप करोगे तो इंडक्शन मोड रीजनरेटिव मोड में आ जाएगी और एनर्जी बैक करके डीसी बस को चार्ज करेगी, और डीसी बस जो है वो फिर ड्राइव जो है वो, अगर डीसी बस की वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो आपका ड्राइव है उसको डीसी बस ओवर वोल्टेज में ट्रिप करवा देगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ ही गए कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन क्या होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में। अगर इंटरव्यूअर आपको ऐसा पूछ ले कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, तो आप कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम जो होता है वो इंडक्शन मोटर को अपनी जीरो स्पीड से लेके उसकी जो रेटेड आरपीएम तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को हम एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। और डी एक्सेलरेशन टाइम यानी कि इंडक्शन मोटर को रेटेड स्पीड से लेके अपनी जीरो स्पीड तक पहुंचने में जो भी टाइम लगता है उसको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो डी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन जो है वो हम वीएफडी में कॉन्फ़िगर करके इंडक्शन मोटर का हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है उसके अंदर वेक्टर कंट्रोल और स्केलर कंट्रोल जो टेक्निक जो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है और वो क्या होता है एक्चुअली, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। तो वीएफडी जो है वो क्या है कि इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम वीएफडी को लगाते हैं। जहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें इंडक्शन मोटर की स्पीड को रेगुलेट करना है, उस जगह पे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को लगा दें। बट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वो दो तरीके से काम करती है, उसमें दो मोड होते हैं। एक जो होता है उसको स्केलर मोड बोला जाता है, यानी कि स्केलर कंट्रोल बोला जाता है। दूसरा जो मोड होता है उसे वेक्टर कंट्रोल मोड बोला जाता है। तो वैसे एक स्केलर कंट्रोल एंड वेक्टर कंट्रोल क्या है, चलो उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्केलर कंट्रोल के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्केलर कंट्रोल में वीएफडी जो है वो कैसे स्पीड को कंट्रोल करता है, चलो उसके बारे में जानते हैं। सो गाइज, ये इक्वेशन तो आपको पता ही होगा कि NS = 120 F/P, जहां पे F जो है वो है फ्रीक्वेंसी एंड P जो है वो है नंबर ऑफ पोल। तो गाइज, जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है उसे हम डायरेक्टली चेंज करेंगे, उसको राइज करेंगे या फिर डाउन करेंगे, उसको मतलब बढ़ाएंगे घटाएंगे, उस हिसाब से डायरेक्टली जो स्पीड होगी वो इंडक्शन मोटर की चेंज होगी, वो हमें पता है। बट गाइज, क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स जो है, मतलब कि इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को राइज करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू डाउन होगी, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को डाउन करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू राइज होगी। यह चीज होने की वजह से गाइस क्या है कि अगर फ्लक्स वेरिएशन होगा, इंडक्शन मोटर का फ्लक्स वेरी होगा, तो वो डायरेक्टली आपके इंडक्शन मोटर के टॉर्क को इंपैक्ट करेगा। यानी कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को राइज किया और फ्लक्स डाउन हुआ तो टॉर्क जो है वो भी डाउन हो जाएगा। यानी कि इंडक्शन मोटर जो रिक्वायर्ड टॉर्क है, जितना देना चाहिए उतना टॉर्क नहीं देगी। बट गाइस, ये चीज़ हुई जब मैंने फ्रीक्वेंसी राइज की। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डाउन करूंगा तो क्या होगा कि फ्लक्स जो है वो राइज होगा। यानी कि फ्लक्स अगर राइज होगा तो मेन प्रॉब्लम ये आएगा गाइस कि इंडक्शन मोटर की जो ये उसके अंदर जो कोर, यानी कि इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, यानी कि फ्लक्स जो प्रोड्यूस करती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है ये मैग्नेटिक कोर में। तो ये जो मैग्नेटिक कोर है वो डिजाइन होती है कांस्टेंट फ्लक्स को कैरी करने के लिए। यानी कि अगर इंडक्शन मोटर पे लोड ज्यादा है या कम है, जितना भी लोड है उसके अंदर जो फ्लक्स कैरी होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डाउन करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो है वो राइज होगा। अब फ्लक्स राइज होगा तो क्या होगा कि फ्लक्स अगर राइज होगा तो फिर मैग्नेटिक जो कोर आप ये देख रहे हो वो
सेचुरेट हो जाएगी। यानी कि सेचुरेट यानी गाइस क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना बंद करेगी, दैट मीन्स कि मोटर है वो तुरंत वहां पे स्टॉप हो जाएगी। अब गाइस ये जो सेचुरेशन है वो दो टाइप के होते हैं, या तो परमानेंट भी हो सकती है या तो फिर टेम्पररी भी हो सकती है। कुछ टाइम के बाद वापस कोर जो है वो हेल्दी हो सकती है, बट अगर परमानेंट हो गई दैट मीन्स कि आपकी मोटर जो है वो स्क्रैप्ड होगी। तो स्केलर कंट्रोल मोड में क्या होता है गाइस, कोर जो है उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको वेरी करते हैं वोल्टेज के साथ। यानी कि हम ये जो फ्लक्स इज इक्वल टू V/F जो रेशियो है वो मेंटेन करते हैं। फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही हमें इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम करना है तो हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को तो डाउन करेंगे, साथ ही में वोल्टेज को भी डाउन करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो फ्लक्स जो है वो रहेगा कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट रहेगा तो क्या है कि इंडक्शन मोटर की ये जो मैग्नेटिक कोर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेम वे गाइस, अगर हमें इंडक्शन मोटर की स्पीड है उसको राइज करना है तो सेम वे हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को राइज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को राइज करेंगे साथ ही हम वोल्टेज को भी राइज करेंगे, जिससे क्या होगा, और उसी की वजह से जो फ्लक्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम स्केलर कंट्रोल टेक्निक में हम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को साथ में ही अगर राइज करेंगे तो साथ में ही राइज करेंगे, और डाउन करेंगे तो साथ में ही डाउन करेंगे, जिससे ये फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड आपका मैग्नेटिक कोर जो है वो सेचुरेट नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं वेक्टर कंट्रोल के बारे में। सो फ्रेंड्स, वेक्टर कंट्रोल में दो चीज रहती है, D एंड Q। अब ये D जो है वो डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट रहता है एंड Q जो है वो क्वाड्रेटर एक्सिस कंपोनेंट रहता है। अब ये डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट और क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट एक्चुअली क्या है गाइस कि VFD में जैसे ही आप 3 फेज सप्लाई दोगे VFD को इनपुट, तो उसको पहले वो VFD जो है, VFD का रेक्टिफायर जो है, VFD में एक मॉड्यूल रहेगा, वो ये 3 फेज को पहले 2 फेज में कन्वर्ट करेगा, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करेगा। अब ये डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट क्या है इसकी, अगर जैसे ही हम VFD जो है डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट को चेंज करेगा, उसकी वैल्यू में जैसे ही चेंज करेगा, तो क्या होगा कि आपका फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट को। तो जैसे ही डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट में आप वेरिएशन करोगे तो आपका डायरेक्टली फ्लक्स है उसके अंदर वेरिएशन आएगा, और जैसे ही आप क्वाड्रेचर एक्सिस के कंपोनेंट में चेंज करोगे तो आपका जो डायरेक्ट टॉर्क जो है वो चेंज होगा। तो गाइस क्या है कि स्केलर कंट्रोल में क्या होगा कि V/F रेशियो हम मेंटेन रखते हैं, जिससे क्या है कि फ्लक्स जो है वो मेंटेन रहेगा, और फ्लक्स मेंटेन रहेगा उसकी वजह से क्या है इसकी टॉर्क जो है वो भी मेंटेन रहेगा। बट यहाँ पे वेक्टर कंट्रोल में क्या किया जाता है कि वेक्टर कंट्रोल में अगर आपको मोटर का टॉर्क जो है वो राइज करना है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के साथ आपको टॉर्क में वेरिएशन चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो आपको वेक्टर कंट्रोल सिस्टम से ही मिलेगा। तो गाइस वेक्टर कंट्रोल सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे मैंने आगे बताया कि पहले 3 फेज जो आप सप्लाई दे रहे हो वो 3 फेज सप्लाई को पहले वो 2 फेज में कन्वर्ट करेगा, और वो 2 फेज को डायरेक्टली एक जो कंपोनेंट बनेगा 2 फेज है उसका DC करेगा, और उसका DC जो है वो एक डायरेक्ट कंपोनेंट बनेगा और एक क्वाड्रेचर बनेगा, और ये डायरेक्ट और क्वाड्रेचर जो है वो डायरेक्टली जाएगा आपके ये जो है वो SVM, यानी कि ये जो है वो एक आपका IGBT मॉड्यूल है, इन्वर्टर मॉड्यूल है, जो साइन विथ पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम से चलता है, और वो क्वाड्रेचर एक्सिस एंड डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट है उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके आउटपुट में 3 फेज AC जनरेट करता है। और ये जो 3 फेज AC है जो वो मोटर में जाता है, एंड बाद में क्या है कि जिस हिसाब से आपको टॉर्क चाहिए, जिस हिसाब से आपको फ्लक्स कांस्टेंट रखना है और टॉर्क में वेरिएशन चाहिए, वो आपको ये जो वेक्टर कंट्रोल मेथड है उसमें मिलेगा। तो वेक्टर कंट्रोल एंड स्केलर कंट्रोल में यही डिफरेंस है कि स्केलर कंट्रोल जो है वो उसमें क्या है कि आप डायरेक्टली स्पीड का कंट्रोल कर पाओगे, बट फ्लक्स जो है उसमें कांस्टेंट रहेगा, और वेक्टर कंट्रोल जो है और स्केलर कंट्रोल में साथ ही में टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं होगा, टॉर्क उसमें भी फ्लक्स एंड टॉर्क दोनों कांस्टेंट ही रहेगा। बट वेक्टर कंट्रोल में क्या है कि फ्लक्स कांस्टेंट रखने के साथ साथ टॉर्क जो है वो आप वेरिएशन मोटर का कर पाओगे, और इसमें आप इंडक्शन मोटर का 200% मतलब कि रेटेड टॉर्क है उससे 2 गुना तक का टॉर्क आप इंडक्शन मोटर का वेरी कर पाओगे अगर वेक्टर कंट्रोल में आप इंडक्शन मोटर को चलाते हो तो। और वेक्टर कंट्रोल को और 2 नाम से जाना जाता है, DTC यानी कि डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल और फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। आई होप आप समझ गए कि स्केलर कंट्रोल एंड वेक्टर कंट्रोल जो VFD है उसमें क्या
डिफरेंस है। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछ ले तो आप ऐसा आंसर दे सकते हो जैसे हमने आगे डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि स्केलर एंड वेक्टर कंट्रोल VFD में क्या होता है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।